नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट के बारे में। दहशतवादी छोड़कर जिन्होंने भी इस ब्लास्ट में जिनकी जानें गई है उनके प्रति हम सबके मन में संवेदना है। ये काफ़ी दुखद घटना है। इस दुखद घटना में हमें हमारी यूनिटी दिखानी होगी, हमें एकजुटता दिखानी होगी। इस ऐसे मौके पर कोई राजनीति कर रहा है, कोई अपनी अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा है, कोई गवर्नमेंट पे ब्लेम कर रहा है, तो कोई हमारे इंटेलिजेंट फेल्यूर्स की बातें कर रहा है। मानते हैं दोस्तों कि इस तरीके की घटनाएं से लोगों के मन में गुस्सा होता है। वो गुस्सा कोई अलग अलग स्टेटमेंट में निकलता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके की घटनाओं में हमें हमारी एकजुटता को दिखानी होती है। हमें हमारे इंटेलिजेंस पे भरोसा करना होता है। हमारे जो आर्मी है, पुलिस है, सुरक्षा बल है, इनको हमें सपोर्ट करना होता है, इनका मनोबल बढ़ाना होता है, देश का मनोबल बढ़ाना होता है। तो ध्यान में रहे कि कोई किस तरीके के आरोप लगा रहा है, इसे लगाने से पहले देश को ध्यान में रखना है। हालांकि कोई गवर्नमेंट या ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है, लेकिन जिस तरीके से एक हम कड़ियाँ जोड़ते जाओगे तो हमें पता लग ही रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। सीएनजी ब्लास्ट हो या कुछ तरीके की गाड़ियों में ब्लास्ट होता है तो इस तरीके का एक्सप्लॉइट होता नहीं है, और इस तरीके की जो गाड़ियाँ उछलती है उतना एक्सप्लॉइट नहीं होता है। तो इस पे से समझ में आ रहा है कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। और आप अगर इसे इंटेलिजेंट फेल्योर कुछ लोग बोल रहे हैं तो इसके पीछे के कुछ तथ्य जानते हैं, किस तरीके से जो इंटेलिजेंट फेल्योर की बातें कर रहे हैं उनका थोड़ा भ्रम दूर करने का प्रयास करते हैं और हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ था तब से लेके तो अभी तक हमारे इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी कि कोई तो टेररिस्ट अटैक इंडिया में होने की संभावना है, और उस तरीके की हलचल को देखा गया था। और इस हलचल में जो टेररिस्ट है वो इंडिया में एंटर करते हैं या तो इंडिया के ही लोगों का सपोर्ट लेके इस टेररिस्ट को अंजाम दिया जाता है। किस तरीके से यहाँ के ही लोगों को यूज किया जाता है उसे नाम दिया गया है व्हाइट कॉलर टेररिस्ट। अगर आप लिंक को जोड़ते जाओगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये हमारे इंटेलिजेंट का सक्सेस भी इसे मानेंगे। जो घटनाएं कुछ दिनों में भारत में हो रही है वो कोई साधारण घटनाएं नहीं है। जब श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगते हैं और जब सीसीटीवी देखी जाती है तो पता चल एक नाम सामने आता है। वो नाम है दोस्तों मुजम्मिल अहमद। उसे हमारी इंटेलिजेंस अटक करती है। उसके पास कुछ AK-47 अमोनियम नाइट्रेट, जो कि 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, जो एक्सप्लोइड में यूज होता है। उसी से आगे कड़ी झूलती है आदिल माजिद अहमद। इनको सहारनपुर में अटैक होता है, यूपी के। इनको अटैक होता है, इनके पास भी कुछ मोर देन 200 अमोनियम नाइट्रेट और कुछ एक्सप्लोइड की चीज़ें मिलती है, AK-47 उसी तरीके का कुछ चीज़ें मिलती है। जो मुजम्मिल अहमद था दोस्तों, वो एक अल-फिला हॉस्पिटल में वो काम के लिए था, असिस्टेंट डॉक्टर वो था। मतलब देखिए, वाइट कॉलर टेररिस्ट वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाया, उसी यूज़ करके इस चीज़ों को अंजाम दे रहे थे, जिसे स्लीपर सेल भी कहा जाएगा। किस तरीके से उसके बाद आदिल को अटक की जाती है, उसके बाद शाहिद जो डॉक्टर है और जो आदिल है वो भी डॉक्टर है, इन सबको अलग अलग जगहों पे से अटैक किया जाता है। और इनमें एक यूनिक नाम सामने आता है इंक्वायरी में, जो नाम होता है उमर मोहम्मद का। और जिस तरीके से फरीदाबाद, सहारनपुर और लखनऊ, यहां से इन लोगों को अटक करने के बाद उमर मोहम्मद की तलाश हमारे इंटेलिजेंस को होती है, हमारे पुलिस को होती है। और उमर मोहम्मद, अभी उसे डर के मारे कहो या जो अंजाम उनको देना था
वो अंजाम कहा तो उन्हें अनसक्सेस लगने लगा कि हमारा जो प्लान था वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इसका डर उसे सता रहा था और उसे अटक करने का जो डर वो भी था, इसीलिए वो फरीदाबाद से दिल्ली आने के लिए निकलता है। फरीदाबाद तो दिल्ली एक 1.5 आवर का डिस्टेंस है, जो कि कुल 55 या 60 किलोमीटर तक का आएगा। 8:40 को वो दिल्ली में एंटर करता है। उसके बाद 8:30 के बाद 3:20 नियर अबाउट वो पार्किंग में एंटर करता है रेड फोर्ट के, और वहाँ से 6:20 के नियर अबाउट वो पार्किंग से एग्जिट करता है और नियर अबाउट 7 बजे के दरमियान ये ब्लास्ट होता है। कुछ चीज़ें सामने आई है कि ये जो ड्राइवर जो था वो उमर मोहम्मद था। अब दोस्तों देखिए, जहाँ पे 3000 किलो मतलब 3 टन अमोनियम नाइट्रेट इंडिया में हमारे जो सुरक्षा बल है वो सीज करते हैं इन अलग अलग जगहों से। AK-47 और बहुत से अलग अलग जगहों पे छापे मारी करके अलग अलग जगहों पे टेररिस्ट को पकड़ा जाता है। ये अगर ये नहीं पकड़े जाते तो सोचिए कि कितना बड़ा हादसा, अगर ये नहीं पकड़े जाते तो सोचिए कि कितना बड़ा हादसा भारत में होता। और चीज़ें यही रुकी नहीं है, अब जाके पता चला कि 2 दिन पहले 6 और 7 नवंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर 800 फ्लाइट डिले से चल रही थी। ये क्यों डिले से चल रही थी, ये भी अब हमारे जो अजीत डोवाल है उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है कि क्या ये भी हाथ इसी के रिलेटेड तो नहीं था। दिल्ली एयरपोर्ट पर दोस्तों जो फ्लाइट लैंड कर रही थी या जो फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, वो फ्लाइट को कुछ तो जीपीएस से दिख नहीं रहा था, धुंधला दिख रहा था, इसीलिए उनको उनका जो स्क्रीनिंग था वो क्लैरिटी नहीं थी। इस वजह से उनको रनवे दिखाई नहीं दे रहे थे, और जब रनवे दिखाई नहीं दे रहे थे तो अलग अलग एयरलाइंस एक्स के माध्यम से अपने जो प्रवासी है उनको बता रहे थे कि कुछ तो तकनीकी दिक्कत है। अगर सोचिए इसे टेक्निकी दिक्कत कहीं ये टेररिस्ट अटैक का एक माध्यम तो नहीं था। अगर सोचिए 800 फ्लाइट अगर एक दूसरे से टकराती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में जो दिल्ली एयरपोर्ट पे रहदारी है, जो आवाजावा है, वो टॉप 10 में है। वहाँ अगर जीपीएस ट्रैकिंग में कुछ दिक्कतें हैं, टेक ऑफ और लैंडिंग में दिक्कतें आ रही थी, इस घटना के वजह से काफ़ी प्रवासियों को दिक्कतें हुई, लेकिन बड़ा हादसा होने से रुका। हमारे जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, उनके सपोर्ट से वहाँ का जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जो एयरपोर्ट का सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने फिजिकली डायरेक्शन देके अनाउंसमेंट करके कुछ अलग अलग उनकी एक्सपर्टाइज यूज करके ये मामला शांत किया और इसमें अल्टरनेट ऑप्शंस यूज करके ये जो बड़ी घटना हो सकती थी उस घटना को अंजाम देने से रोका। अब इनकी भी इंक्वायरी हो रही है, तो सोचिए किस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है। सोचिए बड़ा हादसा होने से हमारे सुरक्षा बलों ने इन्हें नाकाम किया। अब जो उमर मोहम्मद है, क्या वो कुछ बड़ा हादसा करने के फिराक में था, या वो उस हादसे में सक्सेस नहीं हुआ और कुछ गलती से ये एक्सप्लॉइड रेड फोर्ट के पास जो हादसा हुआ वो उसका नतीजा था, या जो वो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। क्योंकि जो अमोनियम नाइट्रेट है उसकी जो क्वांटिटी है, किस तरीके से अलग अलग स्टेट में इनका नेटवर्क है, किस तरीके से स्लीपर सेल्स काम कर रहे हैं, और यहाँ से आगे हमारी एजेंसियाँ किस तरीके से इसे छानबीन करेगी और इस घटना में आगे क्या क्या लिंक लगेगी, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। तो डायरेक्टली बोलना कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है या गवर्नमेंट की नाकामी है, ये गलत होगा, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के वजह से ही आज बड़ा हादसा होने से हम बचे हैं।
भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही है जो बड़ा हादसा की तरफ जा रही है, मगर हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। कुछ चीज़ें हैं कि जिसे हम कहेंगे कि सुरक्षा बलों ने ध्यान दे के काम करना चाहिए था। अगर उमर मोहम्मद को आप वांटेड बोल रहे हो तो वो रेड फोर्ट तक आया कैसे? कुछ चीज़ें होती है दोस्तों कि हर टाइम हम कुछ चीज़ें होने के बाद पता चलती है। वहाँ पे 150 से 200 सीसीटीवी कैमरा उस रास्ते पे लगे हुए हैं और उसका कंट्रोलिंग रेड फोर्ट पुलिस चौकी के पास है। मगर कुछ चीज़ें होती है कि जहाँ पे हमें मतलब 1 बाय 1 सबको चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं होता है। मगर जब हमें पता था कि ये इस तरीके की चीज़ें हो रही है तो वो करना चाहिए था, मानते हैं। मगर ये डायरेक्टली इस चीज़ों के इंटेलिजेंट फेल्योर्स नहीं होगा दोस्तों। कुछ गलतियां हुई है, मानते हैं, उसे सुधारना चाहिए। और जब पुलवामा में जो आरडीएक्स बहुत सी प्रमाण में जो आरडीएक्स मिला था, जिसकी क्वांटिटी भी बहुत थी, वो कैसे आई, क्या आई, ये चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए था। और ये चीज़ें जो अब फरीदाबाद, सहारनपुर, ये लखनऊ, यहाँ पे जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट मिला है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन इस घटना में जो लोग शामिल है वो कोई छोटे लोग नहीं है दोस्तों। ये डॉक्टर है, ये एजुकेटेड पर्सन है, और इनका यूज करके जैश ए मोहम्मद हो या अलग अलग प्रकार के जो आतंकी संगठन हैं, वो अगर इस तरीके के हमारे स्कॉलर का यूज़ करके हमारे ही देश में अगर आतंक फैला रहे हैं तो सोचने वाली बात है। यहाँ हमें दिमाग लगाना है। हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें हो रही है उसमें हमें ऑब्जर्व करना है। अगर कुछ भी गलत दिखे तो हमें वो रिपोर्ट करना है। ये चीज़ें हमें करना है। एक भारतीय होने का हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि कुछ चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है, बारकाई से ऑब्जर्व करना है। अगर कहाँ गलत दिख रहा है तो इसका रिपोर्टिंग करना हमें भूलना नहीं है। तब जाके हमारे इंटेलिजेंस को सपोर्ट मिलेगा और इस तरीके से चीज़ें होने से बचेंगे हम लोग। और जो स्कॉलर हमारे हैं उन्हें भी हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाना होगा। इस तरीके से नहीं होगा। आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट देती है, एजेंसी क्या इन्वेस्टिगेशन करती है और इसमें क्या हासिल होता है आगे चल के। वो बातें तो आप देश के सामने आना ही है और इसमें किसका हाथ है ये भी सामने आएगा। किस तरीके से नेटवर्क है, इन लोगों का नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये भी चीज़ें सामने आएगी। और इसमें आगे बात करेंगे दोस्तों, अगर कुछ आपको बताने लायक होगा। लेकिन आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत भूलिए और हमारे सुरक्षा बलों का, देश का मनोबल बढ़ाने का काम कीजिए। और कुछ सस्पिशियस चीज़ें अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसे रिपोर्टिंग करना मत भूलिए। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे आजू बाजू कौन रहता है, वो कितना सच्चा है, क्या है, वो क्या काम करता है, वो किस तरीके का बिहेव उसका है, वो कितने दिनों से यहाँ रह रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है और इसे रिपोर्ट भी करना है, ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारा हर भारतीय सुरक्षित रहे और दिल्ली जैसी घटनाएं नहीं हो। इसका हमें ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।